एक तरफ जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में खलबली मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के जनता जनार्दन ने अपना मतदान दिया, वोटिंग किया और जिस तरीके से महाराष्ट्र के परिणाम आए, इससे एमवीए में खलबली है। और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे इस वक्त खासे परेशान चल रहे हैं। उद्धव ना घर के रहे ना घाट के रहे, और जो दबदबा उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में हुआ करता था, अब वही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का दबदबा कम गया है। यानी कि उद्धव ठाकरे इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंह के बल गिर गए हैं। लेकिन अब सवाल है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे का सियासी सफर कैसा होगा? उद्धव क्या एमवीए के हिस्सा रहेंगे या नहीं? क्या उद्धव एमवीए से अलग हो जाएंगे? सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से, और पॉइंट दर पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे कि उद्धव का अब सियासी सफर कैसा रहेगा और आगे उद्धव क्या करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राव जी जुड़ चुके हैं। सर, महाराष्ट्र के जनता जनार्दन ने फैसला सुना दिया, महायुति की सरकार बनने जा रही है, लेकिन एमवीए में खलबली है, उद्धव परेशान है इस वक्त। बिल्कुल नीतीश, उद्धव ठाकरे न सिर्फ परेशान है बल्कि पसोपेश में भी है कि क्या किया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो सोचा था वो जो महाराष्ट्र के परिणाम आए वो उससे बिल्कुल उलट और विपरीत है। इसकी उम्मीद न तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी, न शायद एमवीए के नेताओं ने की हो। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की सारी चाणक्य की धरी रह गई। 10 सीटें खुद 10 सीटों पर आ गए। उद्धव ठाकरे कम से कम अपनी लाज तो बचा पाए। नतीजे का चार्ट का आंकड़ा देख के, सबसे ऊपर अपने आप को देख के, जैसे लोकसभा चुनाव में 99 देख के कांग्रेस खुश हो रही थी, वैसे उद्धव ठाकरे के पास दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है, गालिब वाली शेर के तर्ज पर उद्धव को दिल बहलाने के लिए ठीक है। जो कांग्रेस बहुत उड़ रही थी कि भैया लोकसभा में हम बहुत ज्यादा सीटें जीत के आए, फिर शरद पवार कह रहे थे हम दूसरे नंबर पे आए और तीसरे नंबर पर उद्धव रह गए थे, तो उस टेबल चार्ट में नंबर 1 पर उद्धव पहुंच गए। तो ये उद्धव के लिए थोड़ी सी खुश होने की वजह है, और वो चार्ट में देख के कहते हैं कि देखिए, तो इसीलिए अब उनके नेता भी जो है वो इस हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने लगे। अंबादास दानवे एक बड़े नेता है शिवसेना के, उनका बयान जब मीडिया से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस हार के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। ये बोले इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि कई नेताओं ने तो पहले ही सदरिया सिलवा ली थी, ओवरकोट सिलवा लिए थे, मंत्री पद बढ़ चुके थे कि जीतने के बाद कौन सा मंत्री बनेगा, और करेंगे 10 तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। ये राव साहब दानवे का बयान है, मैं बता रहा हूं। बोले कि 10 दावेदार थे मुख्यमंत्री के कांग्रेस में, और बोले इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और बोले उद्धव जी को अगर सीएम घोषित कर दिया जाता, सीटें हमको थोड़ी सी ज्यादा दी जाती, तो परिणाम कुछ और होते। लेकिन बोले कि आपके ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हरियाणा भी आपके हाथ से गया, जम्मू कश्मीर में आपकी क्या हालत हुई। तो खूब सुनाया उन्होंने भर भर के कांग्रेस पार्टी को। तो यह हाल है अभी। कांग्रेस पार्टी के भी एक नेता है विजय वडेट्टीवार, उनको कहा जाता है, उनसे जब पूछा गया क्या भैया, तो वो कह रहे कि उद्धव साथ नहीं होते तो शायद हम जीत जाते। तो उन्होंने कहा आगे अब विचार कर रहे हैं, हालांकि आला कमान करेगा, लेकिन हमारा यह मानना है राज्य के नेताओं का कि कांग्रेस पार्टी को अलग लड़ना चाहिए। दरअसल 2-3 महीने बाद वहां पर 3 महीने बाद बीएमसी के चुनाव हो गए और निकाय चुनाव होने अलग अलग निकायों में महाराष्ट्र में। उसी को लेकर सारे दल उहापोह में, खास तौर पर उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर जिस तरह का डेंट लगा है, बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति थी महाराष्ट्र में, जो हनक थी ठाकरे परिवार की, सब कुछ मटिया मेट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में उन पर यह ठप्पा लगाया कि सत्ता के लालच ने अपने पिता की विचारधारा, अपने पार्टी की विचारधारा, अपनी विचारधारा से समझौता करके विचारधारा के विपरीत लोगों के साथ आप सिर्फ सत्ता के लिए गए। आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, आपने राज ठाकरे लाउड स्पीकर, मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ जब आंदोलन उन्होंने किया था, उस आंदोलन की मुखालफत आपने की। तो ये आरोप जो है ये उद्धव, बुलडोजर का मुद्दा भी काफी उछला था। आपने नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो ये सब कुछ बातें उद्धव ठाकरे पर बड़ा मतलब उनके ऊपर बोझ है, और ये एक डेंट हो चुकी है, उनकी छवि पेंट हो चुकी है कि हिंदुत्व विरोधी उद्धव ठाकरे हो चुके हैं। और जो उनके पिताजी की छवि थी उससे उन्होंने वो अपने पिता के ही विचारधारा का कत्ल करने का काम किया, और उनके बरक्स एकनाथ शिंदे जो है वो असली सिपाही है, असली उत्तराधिकारी है। ये संदेश महाराष्ट्र में गया, और इसीलिए इस तरह के नतीजा है। अब
ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस पसोपेश में कि क्या वापिस लौटा जाए घर की तरफ। क्या भारतीय जनता पार्टी के तो दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरह के अब नतीजे आए, उद्धव ठाकरे की जरूरत है नहीं भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या फिर से हिंदुत्व की राह पर लौटा जाए? क्या कांग्रेस और शरद पवार का साथ लेना महंगा पड़ गया? इस बात पर मंथन चिंतन हो रहा है। और उद्धव ठाकरे पर एक सोमवार के दिन एक बैठक हुई थी उनके आवास पर। सारे विधायक पहुंचे थे, जीते हुए 20 विधायक जो है, उनमें से ज्यादातर विधायकों ने यह बात रखी कि उद्धव जी, हम इस वजह से हार गए क्योंकि हमने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया। हमारे विधायक जो ग्राउंड पर लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी फजीयत होती है हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि हमें कांग्रेस और एमवीए की जो विचारधारा है वो ठीक नहीं है और उस विचारधारा को हमें ढूंढना पड़ता है। ये उद्धव जी के सामने बात रखी गई और कहा गया कि उद्धव जी, आप अपनी विचारधारा की तरफ लौटिए, इनको छोड़िए आप, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। और कहा कि आगे जो आने वाले निकाय चुनाव है, जो आगे बीएमसी का चुनाव आने वाला है, उसमें हम अकेले लड़े, ये वहां पर मांग रखी गई। लेकिन वही उसके बरक्स संजय राउत, जो इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम है, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कहानी के जो नायक है, उन संजय राउत खिलाफ है। उन्होंने पार्टी में वही कहा, नहीं 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 नहीं, अभी हमें गठबंधन के साथ बने रहना चाहिए, इंडी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। और आदित्य ठाकरे, उनके बेटे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी ठीक लाभ इसी में दिख रहा है कि हम किसी के पीछे चिपके हुए रहे। तो ये दोनों की राय है। तो इसीलिए उद्धव अब परेशान है, टेंशन में कि बेटे और जो एक पार्टी का जो चेहरा मोहरा, आंख नाक कान जिसको कहा जाता है, संजय राउत, जुबान पार्टी की, उसकी सुनी जाए या फिर ग्राउंड के लोगों की सुनी जाए। तो क्या सर, जो एमवीए बना था महाविकास अघाड़ी बीजेपी को मतलब कि हराने के लिए, हटाने के लिए, तो क्या उस एमवीए में फूट पड़ रही है? क्या एमवीए टूट जाएगा? हाँ, नहीं, देखिए, सन्नाटा जिस तरह का है ना महाराष्ट्र में, वो सन्नाटा किसी तूफान के पहले का है। उद्धव ठाकरे की ओर से पैनलिस्ट टीवी में भेजने बंद कर दिए गए हैं। 2-3 दिन से उनके टीवी डिबेट्स में पैनलिस्ट नहीं आ रहे हैं कि भैया अपनी ओर से कोई जाएगा, अभी रुक जाइए, कोई मत बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि नहीं एक आए तो एक नई विचारधारा के साथ भगवा लेकर फिर मैदान में उतर जाए। क्योंकि बीएमसी का चुनाव अगर जीतना है आपको, यही चुनाव अंतिम चुनाव है। उद्धव ठाकरे की सियासत, हनक, पारिवारिक जो उनका दबदबा है, वो बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि मुंबई जो है वो शिवसेना का गढ़ रहा है। बीएमसी पर न जाने कब से शिवसेना का कब्जा है। और इस बीएमसी के इस चुनाव में अगर शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी की जो महायुति है, ये अगर जीत जाती है और बीएमसी पे काबिज हो जाती है, तो उद्धव ठाकरे खत्म है महाराष्ट्र की राजनीति से। तो इसलिए उद्धव ठाकरे के पास बहुत समय भी नहीं है, समय भी कम है कि आप अकेले तैयारी करें। हालांकि गढ़ रहा है, और जो बैठक हुई उसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि मुंबई की कई सीटें हम इसीलिए हार गए क्योंकि हमारा जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, माफ करिएगा शिवसेना का, जो हिंदुत्व वाला कट्टर, वो ट्रांसफर हो गया शिंदे को। ये वहां पर बैठक में बात उठी। दूसरा, एक उद्धव ठाकरे को थोड़ा लालच भी है कि भाई मुसलमान हमारी तरफ आए हैं, एमवीए के साथ हम चिपके हैं, तो मुंबई में बहुत ज्यादा कुछ इलाके हैं जहाँ मुसलमान बहुल है, तो भाई मुस्लिम भी हमारे साथ चिपके हुए हैं, तो मुस्लिम वोटों का लालच भी है। तो अब उद्धव ठाकरे करेंगे क्या? ये बड़ा संकट अभी उद्धव ठाकरे के सामने है, और क्या करते हैं वो, क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस बीच जो दिलचस्प जो बातें हुई वो ये रही कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है खास पर पे जो छोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने, उसका ही हर्जाना उनको भुगतना पड़ा। एक वक्त याद करिए अंबानी के घर शादी हुई थी, उसके बाद शंकराचार्य जी जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी जब उद्धव ठाकरे के घर गए तो उनके चरण वंदन किया उद्धव ठाकरे ने। उसके बाद जब बाहर निकलकर शंकराचार्य ने कहा कि मुझे तो बहुत पीड़ा है, इनके साथ गलत हुआ है, ये जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाते वो पीड़ा मेरे मन में रहेगी, और एक तरह से आशीर्वाद दिया उनको कि ये मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तो उद्धव ठाकरे को थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन शंकराचार्य ने भी देखा कि यार ये तो इनकी विचारधारा गड़बड़ है, तो शंकराचार्य भी पलट गए और एक चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि जिसने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है और जो गाय के साथ है हम उसके साथ हैं, इसलिए शिंदे सरकार को हमारा समर्थन है, शिंदे सरकार को आप वोट दीजिए। ऑफिशियली बयान जारी किया। तो क्या अब उद्धव ठाकरे एकला चलो के राह पर हैं? अब उनके पास यही रास्ता है नीतीश, और इसी पर मंथन चल रहा है। और अगर उद्धव ठाकरे की को राजनीति अपनी बचानी है तो यही प्रयोग उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आप साथ रहकर देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ी कांग्रेस की, शरद पवार की, आपकी सीटें घट गई, आपको कम सीटें मिली।
विधानसभा चुनाव में आपकी सीटें कम हो गई। आप भले ही वो आंकड़े में टैली में आप देखेंगे 20 सीटें आपको आई है, लेकिन उन 20 सीटों में से 10 सीटें तो आप राज ठाकरे की वजह से जीते हैं। अगर राज ठाकरे 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते, या वो बीजेपी के समर्थन से लड़ते, या बीजेपी उनको साथ दे देती, या वो महाविद्यालय के साथ होते, तो आपका जो बीजेपी का वोट जो कट के उनको मिला है, तो आप नहीं जीत पाते, आपका बेटा नहीं जीत पाता वर्ली से। लेकिन अहम सवाल है सर, तो क्या जनता भरोसा करेगी? जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, या फिर जो भी गतिविधि ऑपोजिशन पार्टी द्वारा किया जाता था, उन्होंने खुलकर नीतीश बयानबाजी हिंदुत्व के खिलाफ कभी नहीं की। हाँ। लेकिन सांकेतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया कि ये तो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो चुके हैं, और आपने लाउड स्पीकर, उन्होंने कभी, हालांकि ऐसा कोई बयान उनका नहीं आया जो हिंदुत्व के खिलाफ हो या कुछ, वो चुप्पी साध जाते। लेकिन उनके गोद में बैठे हुए हैं ना, उनके गोद में बैठे हुए, अपमान पर आप चुप्पी साध जाते हैं, तो ये सारी बातें हैं। हाँ, एक विकल्प और उपाय है उद्धव ठाकरे के पास जो थोड़ा सा कठिन है। विकल्प ये है कि आप यू टर्न ले लें, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आप तुरंत, क्योंकि अभी मौका भी है कि जिस तरह से मौका और दस्तूर भी बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कि जैसे बीजेपी से अलग होने के लिए आपके पास कोई कारण नहीं था, ठोस कारण, लेकिन आपने एक मुख्यमंत्री की कहानी बनाकर आप अलग हो गए। लेकिन अभी आपके पास कारण भी है, दस्तूर भी, आप कह सकते हैं कि भैया चुनाव में हमारी जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने की हमने बात की थी, हमको दरकिनार किया शरद पवार ने, राहुल गांधी ने, हमको सीटें नहीं दी, हमारा अपमान किया गया, हम बार बार दिल्ली दरबार गए, तो एक कहानी सुनाकर कि हम अलग होना चाहते हैं, और आप अलग होकर महाराष्ट्र की जनता से आप माफी मांग ले कि मेरे से गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी विचारधारा को छोड़ा और मैं अपनी विचारधारा पर वापस लौटना चाहता हूं। महाराष्ट्र की जनता ठाकरे परिवार का, बाला साहेब ठाकरे का बहुत सम्मान करती है, तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को जनता माफ कर दे। जो कट्टर शिव सैनिक है, जो शिंदे की तरफ चला गया है, वो भी उद्धव की तरफ लौट आए, तो ये एक हो सकता है। और अगर ये नहीं करते हैं उद्धव ठाकरे, तो फिर एक एकनाथ शिंदे तैयार होने की संभावना है। अगर एमवीए के साथ बने रहते हैं और बीएमसी चुनाव हार जाती है 3 महीने बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी, तो एक और एकनाथ शिंदे तैयार होगा उद्धव की पार्टी में, और जो 20 विधायक हैं उसमें से ज्यादातर विधायक आप देखेंगे 6 महीने के अंदर वो उद्धव का साथ छोड़ चुके होंगे। ये बड़ा खतरा उद्धव। सर, बीते दिनों हेमंत सोरेन शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा गुट दिखाई दिया, एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उस इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे नहीं दिखे, शरद पवार नहीं दिखे। हाँ, मैं क्या रहा हूँ कि ये सन्नाटा जो दिख रहा है, और उसमें एक और दिलचस्प तस्वीर थी, जब इंडिया गठबंधन का जो रेला लगा हुआ था, उस रेला में जहां चुनाव होने, वहां की बात अगर करेंगे तो अभी चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, निकाय और उसके बीएमसी के, तो शरद पवार और उद्धव दोनों नहीं आए। अरविंद केजरीवाल गए वहां, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब राहुल के पास, तस्वीर देखनी चाहिए जनता को, थोड़ी सी मैं कहूंगा हमारे दर्शकों को दिखाया जाए वो तस्वीर, जब नमस्कार करने के लिए गए अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के पास, तो राहुल गांधी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया और ऐसा इशारा कर दिया कि चलो निकलो। मतलब इशारा उनका था कि चलिए निकलिए, अब आगे जाइए। आप हाथ तक नहीं मिलाया, राघव चड्ढा से हाथ मिलाया, मतलब एक मंच पर खड़े हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। दिल वो तो वैसे भी नहीं, वो तो एक कुमार विश्वास की बार बार मुझे वो बात याद आ जाती है कि ये फ्यूज बल्बों की झालर है ये जी। वो मतलब वो कितना भी आप उनको टांग लीजिए, थोड़ी देर जलाएंगे फिर ये फट जाएंगे। आप मन आपके नहीं मिले हैं ना, आपका मन मिलना चाहिए, दिल मिलने चाहिए। आप सिर्फ हाथ मिला लेते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। सीटों की कुर्बानी, वो कहेगा मैं ही लड़ूंगा, वो कहेगा मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपना जैसे कहे कि उन्होंने जी 10 मुख्यमंत्री के दावेदार, उद्धव को अपना बनना था। तो ये जो बात है ये इनके लिए बहुत घातक है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि अभी जो है, अभी तो महाराष्ट्र में आप देखिए 6 महीना बहुत मजेदार रहने वाला है। जो बीएमसी के चुनाव होंगे उसके बाद आप देखिए, हो सकता है शरद पवार की पार्टी में भी यही स्थिति हो। हालांकि शरद पवार और अजीत पवार के बीच अभी सुमधुर रिश्ते हैं। उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा है, शरद पवार के पास बहुत कुछ बचा है। शरद पवार के पास अजीत पवार है, वो जब कहेंगे भतीजे को वापस आ जाओ, भतीजा वापस चला जाएगा, सारे फिर पार्टी एक हो जाएगी। उद्धव किसको बुलाएंगे? उद्धव के बुलाने के पर शिंदे जाएंगे, और क्योंकि शिंदे ने वो उद्धव ने वो बात ही नहीं रखी। आपने गद्दार और न जाने क्या क्या कह के उनके ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया कि आपने वो डोर जो है, वो दरवाजा जो है, दरवाजा तो छोड़ी, खिड़की भी आपने बंद कर दी। एक खिड़की भी नहीं छोड़ी है कि जिससे कोई उम्मीद की किरण आ सके। अंतिम सवाल सर आपसे हम लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर काफी अच्छी पकड़ है,
कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? काफी उहापोह की स्थिति है, आज बैठकें भी रद्द हो गई महायुति की। नहीं, उद्धव जो आपके शिंदे साहब है उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके पार्टी के नेताओं ने सरेंडर कर दिया। उनके पार्टी के एक नेता का बयान है कि हम उप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हमारे नेता को, और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है शिंदे साहब की, तो 2 दिन अपने गांव गए, मूल गांव, सातारा के रहने वाले हैं, तो सातारा में अपने गांव रहेंगे 2 दिन मूल गांव में। और उन्होंने कहा, क्योंकि मीडिया बहुत सवाल पूछ रही है उनसे, उन्होंने कहा कि भैया मेरा पूरा समर्थन है, फडणवीस जी को आप मुख्यमंत्री बनवा दीजिए और मैं उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। बाकी उनकी कुछ मांगे अंदरूनी हैं, वो चर्चाएं चल रही है, लेकिन जब तक शपथ न ले लें तब तक तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है वो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि मेरा जो अपना आकलन है, निजी आकलन है, कि शिंदे ही शायद दोबारा मुख्यमंत्री पद की वहां पर शपथ ले कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों के बाद फिर शिंदे खुद से ट्रांसफर कर दे और फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि अभी बहुत गलत मैसेज जाने की एक संभावना है। अगर शिंदे को आप मुख्यमंत्री पद से हटा देते तो मराठा जो समाज है वहां का, जो आरक्षण को लेकर सड़कों पर था, उसके बीच में एक संदेश गया है कि एक मराठा व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना के रखा है, और उन्हीं के नेतृत्व में आप चुनाव भी लड़े हैं। तो जो उद्धव के वक्त हुआ था, तो एक नैरेटिव महाराष्ट्र में बनाने के लिए हो जाएगा कि देखिए एक मराठा आदमी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, फिर अभी से नैरेटिव बनना शुरू हो गया। और बीएमसी जब चुनाव हो, जहां मुंबई में गढ़ शिवसेना का दबदबा हो, ऐसे मुहाने पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी, ये मेरा निजी मत है। और शिंदे ही, एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा फिलहाल। हाँ, आने वाले दिनों में खुद शिंदे जी कहेंगे कि अब मैं भैया इस पद को नहीं संभालना चाहता हूँ, मैं फडणवीस जी को ट्रांसफर दे रहा हूँ और मैं दूसरे की वो केंद्र में आ जाए, कुछ हो जाए, बहुत सारी संभावनाएं होती है। लेकिन फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनते हुए मेरे हिसाब से मुझे नजर आ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। एक तरफ जहां हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि उद्धव ठाकरे का अगला सियासी सफर क्या होगा, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति जहां राज तिलक की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए में काफ़ी उठापटक है, आपसी में तनाव है, एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। इस विश्लेषण पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।